कहानियां ऐसी होती हैं जो धैर्य, साहस और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल बन जाती हैं। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो हर तिरस्कार और चुनौती को सहन करती रही, एक उम्मीद के साथ कि एक दिन उसका विश्वास उसके जीवन की दिशा बदल देगा। और जब वह दिन आया तो उसने दिखा दिया कि सच्चे मन से निभाई गई जिम्मेदारियां कैसे चमत्कार करती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कपड़े फैलाते फैलाते ही निधि ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है, 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था, तभी उसे अपनी सास चंद्रकला देवी और हर्षा के जोर जोर से बातें करने की आवाजें सुनाई दीं। जरूर आज हर्षा फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। हर्षा उसकी छोटी ननद है जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले चंद्रकला देवी बढ़ चढ़कर हर्षा के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। हर्षा के पति नकुल को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती हैं, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। नकुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर हर्षा को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर निधि रसोई की तरफ लपकी, तभी चंद्रकला देवी की नजर उस पर पड़ गई। निधि को सुनाकर तेज आवाज में वे बोलीं, लो, महारानी के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन से उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थीं कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा निधि को धोना पड़ता था, फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थीं। वैसे भी काफी देर हो गई थी, इसलिए निधि चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा, डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े आशीष की सख्त आवाज ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए। स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से हर्षा से बातें करूंगी। निधि के जवाब पर आशीष के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें आकांक्षा को अम्मा ही संभालती है। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। आशीष जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सोफे पर हर्षा बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी हर्षा के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नजर निधि पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी, और एक हमारे घर की बेटी है जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फुला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। निधि बात का रुख पलटने के लिए हर्षा से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही चला है। आशीष बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई, यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ, कब से हम सब भूखे बैठे हैं। आशीष की बातों से निधि का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई, और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है, बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है।
हमेशा अपनी मां के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया निधि को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंश को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुटी रही। हर बार की तरह फोन करके नकुल को बुलवाया गया, पर इस बार नकुल ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, हर्षा स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर हर्षा को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। आशीष ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन हर्षा के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। निधि अपनी सास और आशीष को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला चंद्रकला देवी ही करती आई थी। बच्चे भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही उद्दंड और स्वार्थी हो गए थे। हर्षा भी अपने ससुराल में मां की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती। छोटी छोटी बातों में भी फोन पर मां से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा भी बीमार हो जाती, तुरंत मां को टेलीफोन कर देती और उसकी मां आनन फानन में पहुंचकर हर्षा को अपने साथ घर ले आती। हर्षा के व्यवहार और घर में मां की दखलंदाजी से हर्षा का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से नकुल बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर्षा को समझाने की कोशिश करता तो हर्षा अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में निधि पर बरसता। आशीष का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज्यादा ही निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर आशीष इतना क्रोधित हो गया कि निधि को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। निधि दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नजर सामने बैठी हर्षा पर गई। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। हर्षा धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी आंखें भर आईं। हर्षा ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूं इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूं तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? विरले को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं ना कहीं तो इस चुनौती को स्वीकारना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी उदंदड़ और निर्मम भी बना देती हैं। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग, उद्दंड और सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए, तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते ही अहंवादी हैं। उनके दिल में स्वयं की अवधारणा इतनी व्यापक होती है कि पत्नी का स्वयं उसमें समा ही जाता है। जहां तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है।
मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक तो मुझसे नजरें नहीं मिला पाते हैं। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत कुछ साध लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन की दृढ़ता कायम रहे। यह जरूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छिन्न भिन्न कर रहा है उसकी सहनशीलता को। छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी त्रासदी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की वो छांव है जहां बच्चे ही नहीं, घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसलिए ही शायद प्रकृति ने नारी को इतना सहिष्णु और दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका तिनका जोड़ उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर, समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, न कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहां कहां और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो हर्षा, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुला अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा जीने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वे लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य छूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना। याद कर लेना उसके संघर्षों को जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए हर्षा घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी हर्षा का फोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली आई है और यहां हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद हर्षा अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आते ही नकुल ने अपनी सास और आशीष से माफी मांगी और सीधे दोनों निधि के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही हर्षा निधि से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में न जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। खाने की टेबल पर हर्षा अपनी मां से बोली, मां, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझें, आपकी बेटी के अधिकार को समझें, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं? भैया से भी मैं यही चाहूंगी कि जितनी नसीहतें आप नकुल को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो तो ईश्वर, समाज, कुटुंब और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने के टेबल पर निशब्द शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। हर्षा के ससुराल जाते ही आशीष निधि को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। निधि के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी चंद्रकला देवी बोली, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हां, आकांक्षा भी मेरे पास ही रहेगी। निधि को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं। अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान ले तो जिंदगी जरूर उसे एक मौका देती है अपने काम को पूरा करने के लिए। बस जरूरत होती है थोड़े धैर्य की। और इस तरह जब समर्पण और सहनशीलता का प्रतिफल मिलता है
तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य के साथ किए गए प्रयास एक दिन जरूर अपना रंग लाते हैं। इस तरह एक स्त्री का विश्वास न केवल उसके घर को बचाता है बल्कि सबके हृदय में एक नई सोच और बदलाव की लौ जला देता है।